कि हम जो हम पे शासन कर रहे हैं, जो हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, हम उनसे नफरत नहीं कर रहे हैं, हम उनकी नीतियों से नफरत कर रहे हैं। हमने अंग्रेजों से कहां नफरत किया? महात्मा गांधी डायरेक्ट कहते हैं हिंसा के बदले अगर हिंसा की जाए तो उत्पन्न हिंसा ही होगा। राइट नाउ एग्जांपल, रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया, हिंसा। यूक्रेन ने रसिया पे हमला किया, रिजल्ट 1 साल से हिंसा। सॉल्यूशन निकला नहीं। तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन अपने आप में एक अद्वितीय और अलग स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। भारत का स्वतंत्रता संग्राम का जो संघर्ष है वो अपने आप में एक अलग स्वतंत्रता संघर्ष है। कई जगह स्वतंत्रता संग्राम जो बाकी दुनिया में चला अलग अलग देशों में, वहां मोस्टली फोकस किया गया किस पे? हिंसा पे। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां हमने मोस्टली प्रीफर किया अहिंसा को। इस देश को आजादी दिलाने में जहां क्रांतिकारी आंदोलन वर्ग के लोगों का भी योगदान था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, वीडी सावरकर, लेकिन उसके साथ ही साथ इसमें नरम दल और गरम दल वालों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन क्या कारण है कि आखिर नरम दल, गरम दल और हिंसा करने वाले क्रांतिकारी संगठन वो चीज नहीं दिला पाए जो महात्मा गांधी दिला रहे हैं? वो एक मेन पॉइंट था किसका? अहिंसा का। क्योंकि गांधी को एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से पता थी कि हम जिनसे लड़ने जा रहे हैं वो अपने आप में क्या है? काफी शक्तिशाली है। पूरे ब्रिटिश भारत पे अधिकार उनका, पूरे इक्विपमेंट उनके, रेलवे व्यवस्था उनकी, पत्रचार व्यवस्था उनका, और अभी भी भारत की जनता का पेट भी खाली है और दिमाग भी। जनता को पता ही नहीं है पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, राष्ट्र क्या होता है, और उनको हम क्या आंदोलन करना है? कूद गए आंदोलन। लगातार आंदोलन भी नहीं चलाए जा सकते। इसलिए भारत में जितने आंदोलन भी हुए वो लगातार नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि गांधी जी की नीति ही थी संघर्ष विराम संघर्ष की नीति। आप देखिए 1920 में सबसे बड़ा आंदोलन असहयोग, फिर 10 साल का गैप 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट, फिर 1942 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, फिर 2 साल का गैप क्विट इंडिया मूवमेंट। कई लोग हमारे देश में गांधी को आज भी गरिया रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी पे खूब बातें चलती हैं, गांधी ने ये किया, गांधी ने वो किया, गांधी 70 साल के हो गए तभी तो महिलाओं के ऊपर हाथ रख के चलते थे। अरे तुम अभी 17 में नहीं रख पाए, वो 70 में चलता है। सही बात। तुम्हारी औकात कभी 17 में नहीं है कि एक लड़की के ऊपर कंधे हाथ रखो, 2 उठ के चला। एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 1920 में असहयोग आंदोलन इस तरह से लड़ा, इस तरह से आंदोलन चलाया कि अंग्रेजों को नाकन चना चबवा दिया और उनको विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति जब तक देश में रहेगा तब तक हमारा शासन प्रशासन कमजोर होता रहेगा। क्योंकि इसने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, गरम दल का रास्ता नहीं अपनाया और ना ही नरम दल का रास्ता अपनाया। इसने इन सबों में एक बीच का रास्ता निकाला, अहिंसा का रास्ता। इसी मामले में भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी अपने आप में क्या है? अद्वितीय है, अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि भारत का स्वतंत्रता संग्राम हिंसा के बल पे नहीं है, अहिंसा के बल पे है। क्योंकि गांधी को एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि अंग्रेजों से कोई बात मनवाई जा सकती है, वो सिर्फ एक ही रास्ता है जो कभी प्राचीन काल में, प्राचीन भारत के इतिहास में महात्मा बुद्ध ने बताया था, मध्यम मार्ग। न ज्यादा गर्म होना है, न ज्यादा नरम होना है, अष्टांगिक मार्ग अपनाना है, मध्यम मार्ग अपनाना है। और महात्मा गांधी को जैनिज्म का भी अच्छा ज्ञान था। जैनिज्म ने त्रिरत्न दिया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब गांधी का दर्शन क्लियर है कि उसको भारत को क्या कराना है? आजाद कराना है। तो उसने राइट नॉलेज प्राप्त की। वो राइट नॉलेज क्या है? राइट नॉलेज है कि क्या कारण है कि 1885 में कांग्रेस बन जाने के बाद भी और गांधी जी के 1915 में भारत वापस आने के बाद ये लगभग जो 15 साल और इधर 15 साल, 30 साल का जमाना है, इसमें अभी तक वो उपलब्धि नहीं मिल पाई है जो मिलनी चाहिए थी। यानी उन्होंने नॉलेज इकट्ठा किया, राइट नॉलेज। तो उनको क्या पता चला कि कुछ लोग हिंसा के सहारे, कुछ लोग गरम दल के सहारे और कुछ लोग नरम दल के सहारे अंग्रेजों से अपनी बात मनवाने के लिए लगे हैं, लेकिन इन तीनों को कोई फायदा हो नहीं रहा है।
तब गांधी ने जो बीच का रास्ता निकाला, एक नया आचरण पैदा किया, बिहेवियर एंड राइट कंडक्ट। वो राइट बिहेवियर क्या था इनका? अहिंसा, नॉन वायलेंस। और इस नॉन वायलेंस ने क्या किया कि 1920 में हर सभ्यता की उन्नति के बाद पतन निश्चित है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, अपने उरूज पे पहुंचा, अपलिफ्टमेंट हुआ, फिर उसके बाद उसमें कुरीतियां पैदा हुई, डिक्लाइन। फिर ऋग्वैदिक पीरियड आया, ऋग्वैदिक पीरियड का अपलाइन हुआ, और फिर उसके बाद जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड हुआ, सभ्यता का डिक्लाइन, सभ्यता कमजोर हो गई। फिर उसके बाद मौर्यन पीरियड स्टार्ट हुआ, मौर्यन ने इस साम्राज्य को और आगे बढ़ाया, अच्छा प्रशासन चलाया, अपलिफ्टमेंट पे गए। फिर ये कई टुकड़ों में बट गए, डिक्लाइन। फिर गुप्ता पीरियड स्टार्ट हुआ, गुप्तों ने वंश को आगे बढ़ाया और हर्षवर्धन काल तक ले गए। फिर उसके बाद वर्धन वंश के बाद भारत में प्रशासन डिक्लाइन। फिर उसके बाद अरबों का आक्रमण, फिर इस अरबों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक और औरंगजेब के काल तक खूब क्षेत्र विस्तार हुआ है, अपलाइन। और औरंगजेब जैसे ही 1707 में मरा, मुगल प्रशासन डिक्लाइन हो गया। वैसे ही जैसे ही मुगल प्रशासन 1857 में फाइनली खत्म हो जाता है, तब अंग्रेजों का अपलिफ्टमेंट होता है। और 1920 तक ये अपने चरमोत्कर्ष थे, लेकिन 1920 से पहले गांधी भारत में आ गए। और फिर उसके बाद जो 1920 में इनका डिक्लाइन शुरू हुआ, तो फाइनली 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों का पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाता है। तो हर एक सभ्यता, हर एक संस्कृति, हर एक मनुष्य और नेचर के द्वारा बनाई गई हर एक चीज का पहले अपलिफ्टमेंट होगा, फिर डिक्लाइन होगा। हम लोग अभी किस एज में हैं? यही 25-30 की एज में सब लोग चल रहे हैं। ये क्या अभी अपलिफ्टमेंट तक हम लोग जाएंगे 40 वर्ष तक, और फिर उसके बाद हमारा भी क्या होगा? डिक्लाइन होगा। कोई कुछ लोग 50 में निकल जाएंगे, कुछ लोग 60 में, कुछ लोग 70 में। तो अकेले आने वाले, तू अकेला जाएगा। तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम इसलिए भी सबसे अलग है कि हम पे शासन कर रहे हैं, जो हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, हम उनसे नफरत नहीं कर रहे हैं, हम उनकी नीतियों से नफरत कर रहे हैं। हमने अंग्रेजों से कहा नफरत की? महात्मा गांधी डायरेक्ट कहते हैं, हिंसा के बदले अगर हिंसा की जाए तो उत्पन्न हिंसा ही होगा। राइट नाउ एग्जांपल, रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया, हिंसा। यूक्रेन ने रसिया पे हमला किया, रिजल्ट 1 साल से हिंसा। सॉल्यूशन निकला नहीं। इस हिंसा की पद्धति से आज तक कभी किसी को छुटकारा नहीं मिला है। और गांधी ने एक बात और कही थी कि आंख के बदले आंख फोड़ी जाएगी तो पूरी दुनिया क्या होगी? अंधी हो जाएगी। तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन अपने आप में एक अद्वितीय और अलग स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन है, जिसमें सबसे पहले काम क्या किया जा रहा है? पहले जनता को शिक्षित करने के काम किया जा रहा है, फिर उनको आंदोलन से धीरे धीरे जोड़ा जा रहा है। पहले चंपारण हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? खेड़ा, फिर उसके बाद अहमदाबाद, फिर रॉलेट एक्ट, फिर उसके बाद असहयोग, बीच में खिलाफत मूवमेंट। ये क्या हुआ? गांधी ने इन लगभग 3-4 आंदोलनों से पहले जनता को समझा, और फिर उसके बाद इनसे एक भूल हुई कि असहयोग आंदोलन में बिना ये विश्वास किए और समझे कि जनता अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, उसको समझ नहीं है कि राजनीतिक चेतना क्या होता है या स्वतंत्रता क्या होता है, उसका पेट भी खाली है और दिमाग भी। वो असहयोग आंदोलन में लोगों को उदवा देते हैं, और फिर परिणाम क्या होता है? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में पुलिस विभाग में एक थाने पे वहां के लोग हमला कर देते हैं, व्यापक हिंसा होती है, और गांधी जी तुरंत ये आंदोलन वापस लेते हैं और कहते हैं कि मुझसे पहाड़ों से बड़ी भूल हुई है। ये पहाड़ों से बड़ी भूल क्या है? यही नॉलेज कि मैंने राइट नॉलेज नहीं प्राप्त किया था। मैंने दर्शन तो प्राप्त कर लिया कि भारत को स्वतंत्रता कैसे दिलानी है, लेकिन उसके रास्ते क्या होंगे ये मैंने क्लियर नहीं किया। तो फिर 1920 के बाद क्या देखेंगे? 1920-22 के बाद गांधी जी ने क्या चलाया? रचनात्मक कार्यक्रम चलाया। यानी गांव-गांव में जा करके सभी नेताओं को बोला कि आप जनता के अंदर जाके बताइए कि ये दरोगी, सिपाही और जमींदार तुम्हारे असली दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन अंग्रेज है। जब तक अंग्रेज रहेंगे तब तक देश में स्वतंत्रता, समानता, रोजगार उपलब्ध नहीं होगा। तो आप क्या देखते हैं? जैसे ही 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद लगभग 8 से 9 साल जो रचनात्मक कार्यक्रम चले, अगर 1920 में 1000 लोग मान लो पार्टिसिपेट किए थे, तो यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन में 10,000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये मानने के लिए बता रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि अपने आप में आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। और फिर उसके बाद 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है, फिर गोलमेज सम्मेलन हो रहा है ब्रिटेन में, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लॉर्ड इरविन का जमाना, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, सेकेंड
गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर गांधी जी राजपूताना जहाज से जाते हैं ब्रिटेन, कोई मसले का हल नहीं निकलता है, वापस आते हैं, फिर आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब तक उस वक्त ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया, कम्युनल अवार्ड जारी कर दिया। यहीं से बीज पड़ गई दलितों के अंदर कि वो एक अलग कम्युनिटी है। उसने क्या किया कि जो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, वो अब कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी दलित को सिर्फ दलित ही चुनेगा, मुसलमान को सिर्फ मुसलमान ही चुनेगा। और देखते देखते क्या हुआ कि धीरे धीरे यह समाज अलग होने लगा। लेकिन गांधी को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर आज ये व्यवस्था तेजी से फैली तो भविष्य में बड़ी दिक्कतें होंगी, और आज दिख भी रही हैं। तो गांधी जी यरवदा जेल पूना में भूख हड़ताल पे बैठ गए जब कम्युनल अवार्ड आया। फिर फाइनली राजेंद्र प्रसाद और जयकर के प्रयासों से अंबेडकर और गांधी जी की लगातार वार्ता हुई और फिर पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वापस से रचनात्मक कार्यक्रम हुआ। और 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो गांधी जी ने मौन समर्थन दिया द्वितीय विश्व युद्ध को, लेकिन कहा कि अब आपको फाइनली भारत को स्वतंत्र करना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेज कहां मानने को, अभी उनको नशा चढ़ा हुआ था कि नहीं अभी हम और दिन तक शासन करेंगे। लेकिन वो ये बात भूल गए थे कि अब यहाँ पे कोई और नहीं, महात्मा गांधी की लीडरशिप है, जो एक वक्त में 1920 से लेकर के 1930 और फिर 1930 से लेकर के 1940 तक तो अहिंसा को फोकस कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, नारा देते हैं हिंसात्मक नारा, करो या मरो। तो गांधी जी इसका जवाब भी देते हैं कि मेरा अहिंसा वहीं तक है जहां तक अत्याचार सहा जा सके। जब अत्याचार से ज्यादा अत्याचार होने लगे तो उसका विरोध करना लाजमी है, जरूरी। तो फिर वो क्या कह रहे हैं, ये जो हिंसा हो रही है भारत छोड़ो आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में, ये अंग्रेजों की पॉलिसी की ही देन है। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि अंग्रेजों का भारत से बाहर निकलना उनकी नीतियों का ही दूसरा कारण था। यानी उन्होंने जो पॉलिसी बनाई, जिस प्रकार से भारत के लोगों पे शासन किया, उसने अपने आप में भारतीय लोगों के दिलों में नफरत डाली और फाइनली भारत के लोगों ने उनको निकाल करके बाहर कर दिया। लुईस फिशर लिखता है कि अगर अंग्रेजों को मालूम होता कि हम जिसको साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंक रहे हैं, वो आदमी एक दिन हमें हमारे साम्राज्य से ही उठा करके बाहर फेंक देगा, तो कभी उसको फेंकते नहीं। उन्होंने हिंसा के बल पे इनको बाहर फेंका और गांधी जी ने अहिंसा के बल पे इनको बाहर फेंका। और 1931 कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कह दिया था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मर सकता है। और ये आज भी जीवित है गांधीवाद, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक जीवित रहेगा।